आधे घंटे बाद क्लास शुरू हो रही है, फिर भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। बताइए क्या समझे। प्रॉब्लम है, मान लो नेटवर्क, तो बता दो नेटवर्क प्रॉब्लम है। वे ऑप्टिक्स। तो इसमें हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे। और ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, यानी अगर कोई वेव फ्रंट के बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन है तो एक नया वेव फ्रंट आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में, कि किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है और किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल से देंगे यहाँ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में वो यही है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, explanation of reflection by using Huygens principle। तो देखिए, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जो लाइट आ रही है वो लार्ज डिस्टेंस से आ रही है, यानी सोर्स लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो रेस ऐसे पैरेलल रेज आ रही होगी। तो मैं यहाँ दो रेज कंसिडर कर रहा हूँ, यानी एक बीम है, उसके एक्सट्रीम रेज में यहाँ ले रहा हूँ, और भी रेज होगी यहाँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल रेज है। तो ये यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे हम लोग ये, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो वेव फ्रंट्स होंगे सबके सब कैसे होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे ऐसे, ये सबके सब पैरेलल प्लेन्स हैं। ठीक, और जो रेज है वो हमेशा प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मैं यहाँ इस पॉइंट को ए ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ बी ले रहा हूँ, और ये पॉइंट मैंने मान लिया कि सी है ना। तो ये मान लेते हैं कोई मीडियम में ही है ना। वैक्यूम में भी हो सकता है, ये किसी मीडियम में है। तो जो लाइट आ रही है उसकी जो स्पीड होगी यहाँ वो मान लेते हैं वी होगी। तो मैं अगर इस वेव फ्रंट की बात करूँ, ये वाला वेव फ्रंट, तो इसके जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मतलब इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके सब क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्सेस होंगे लाइट के। तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी वो आगे ट्रेवल करेगी। तो हर एक पॉइंट क्या होगा, यहाँ पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो इनकी वजह से जो वेवलेट्स होंगे वो कैसे होंगे, देखो इसकी वजह से कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। लेकिन आगे की तरफ देखेंगे तो कैसा होगा, हेमी स्फेरिकल होगा। यानी इस तरह से होगा। किसी जनरल टाइम टी की बात करेंगे तो हर एक की रेडियस क्या होगी, यहाँ सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर अब जैसे इसकी बात करेंगे तो ये एक पॉइंट सोर्स है, तो इसकी वजह से कैसे ट्रेवल करेगा, ये तो ऐसे ट्रेवल करेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करेंगे तो ये नेक्स्ट वाला यहाँ मिलेगा अपने को, ये नेक्स्ट वाला यहाँ मिलेगा, है ना। ये नेक्स्ट वाला यहाँ मिलेगा, तो ये वाला कहाँ मिलेगा अपने को, यहाँ मिलेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा सबको। उसी तरह जैसे ये, ठीक है, तो जितने टाइम में इसकी रेडियस अगर मैं कहता हूँ कि v इंटू टी होती है, तो इसकी भी तो v इंटू टी होगी ना। तो क्या होगा कि ये इसकी वजह से जो वेवलेट्स यहाँ पहुंचेंगे तब तक इसकी वजह से वेवलेट्स क्या होंगे, मान लो ये 1 2 3 4, ये 5 है, मान लो ये 6 और ये 7 है ना। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबकी रेडियस क्या होगी, यहाँ सेम होगी।
तो होगा क्या एक्चुअली में, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यही है, क्योंकि अभी ये वाला जो पॉइंट होगा भाई, ये पॉइंट तो यहाँ पहुंच गया था, तो ये वाला पॉइंट भी तो आगे ट्रेवल करता हुआ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये वाला पॉइंट आगे ट्रेवल करता हुआ आ रहा है एक तरह से, फिर ये वाला पॉइंट आएगा। तो अगर इसकी वजह से वैसे बन रहे हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पहुंचा, ये भी तो अपना वेव फ्रंट मतलब वेवलेट्स देगा ना। तो इसके वेवलेट्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे। फिर नेक्स्ट वाले के वेवलेट्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे। ये लॉजिक समझ मारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ? हाँ सर। हाँ है ना? तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली, जब यहाँ से इसका वेवलेट यहाँ पहुंचेगा, तब तक इस वाले का वेवलेट यहाँ पहुंच रहा है, इस वाले का वेवलेट यहाँ कहीं पहुंचा होगा, है ना? इस वाले का वेवलेट, इस वाले का वेवलेट कहाँ पहुंचा होगा? मान लो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले का वेवलेट क्या है या देखते हैं, ग्रीन दिख रहा है क्या? ये भी नहीं दिख रहा है, चलो रेड ही बनाते फिर। ये वाला जो वेवलेट है, मतलब ये जो पॉइंट है, इसका वेवलेट यहाँ कहीं पहुंचा होगा ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, फिर से बनाता हूँ, कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जब ये इसका वेवलेट कहाँ होगा, ये यहाँ पहुंचा मान लो इसका। इसको क्या करता हूँ, पहले मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ, क्योंकि सबको मिलाना है ना अपने को। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ऐसे वेवलेट्स होंगे। अब ये किस किस के बने हैं वेवलेट्स हैं? क्योंकि यहाँ से देखो, क्योंकि ये लाइट रे ये थी ना, तो इस लाइट जब यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर था, ये नहीं, ये अलग कैसे है ना, ये मैं इसके सी की बात करूंगा। कैसे समझाऊंगा यार मैं आपको, क्योंकि विजुलाइज हो रहा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ? हाँ सर। हाँ, मैं फिर से एक मिनट इसको एक फिगर और लेता हूँ मैं यहाँ। हाँ, इंडिविजुअल पॉइंट्स का है, अलग अलग पॉइंट का है, क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जैसे ये लाइट रे तो ऐसे आ रही ना, तो जैसे ये इसमें हर पॉइंट क्या होगा, सेकेंडरी सोर्सेस है, तो इन सब की वजह से नया वेव फ्रंट यहाँ मिलेगा अपने को। इसको मिलाओगे तो नया वेव फ्रंट यहाँ मिलेगा, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये सब के सब सेम फेज में होंगे इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं। ये भी एक नया सोर्स हो गया ना, है ना? मतलब ये भी एक नया पॉइंट सोर्स है, 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 ये भी एक नया पॉइंट सोर्स है। इसकी वजह से जो वेवलेट यहाँ पहुंचा, उतने टाइम में इसकी वजह से भी वेवलेट यहाँ पहुंचा, उतने टाइम में इसकी वजह से भी वेवलेट यहाँ पहुंचा, उतने टाइम में इसकी वजह से पहुंचा। लेकिन इसकी वजह से वेवलेट कैसे पहुंचेगा? ऐसे पहुंचेगा ना। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सी पॉइंट की वजह से जो वेवलेट्स यहाँ पहुंचा मान लो, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v इंटू टी, उतनी तो डिस्टेंस ये जो पॉइंट ए है यहाँ से जो वेवलेट जा रहा है, वो भी तो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, v इंटू टी। ये मेरे कहने का मतलब है। ये बात सुनना ही पहले तो। हाँ सर। अब ये तो इससे बात होगी। अब मैं इसका भी समझा देता हूँ। मान लो ये जो रे आ रही होगी, तो उस यानी ये पॉइंट है मान लो, तो यहाँ ये देखो कि जितने टाइम में इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचा, इसकी वजह से मान लो वेवलेट यहाँ पहुंचा, उतने टाइम में इसका भी वेवलेट यहाँ पहुंचा होगा, है कि नहीं? यहाँ पहुंचा होगा। लेकिन उसके बाद जब इसका वेवलेट इसका यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसका वेवलेट कहाँ पहुंचा होगा? यहाँ तक पहुंचा होगा ना। ये बात सुना है? तब तक इसका यहाँ पहुंच गया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, यानी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
तो एक ही वजह से मान लो यहाँ ये वेवलेट पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कितना चला, ये v इंटू टी चला ना, जितनी डिस्टेंस c से b चला है। जैसे और भी वेवलेट्स है तो क्या करेंगे, जिन सबको पॉइंट को कनेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब इसकी जो रे है यानी वो इसके परपेंडिकुलर जा रही होगी ना, क्योंकि नया वेव फ्रंट यहाँ मिलेगा अब अपने को। क्यों मिलेगा यहाँ, क्योंकि हर वेवलेट जो यहाँ बन रहा है, क्योंकि देखो ये जैसे इसकी बात करेंगे तो ये वेवलेट होगा, ये नेक्स्ट वाला ये वेवलेट होगा, नेक्स्ट वाला ये वेवलेट होगा, इन सबके परपेंडिकुलर लाइट रे जारी होगी, यानी रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ से लाइट रे किधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी ना, क्योंकि ये नया वेव फ्रंट बन गया है। ये कौन सा है, न्यू वेव फ्रंट है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से जो लाइट रे जाएगी वो इधर जाएगी, तो ये जो पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट दरअसल डी है, ये सी पॉइंट नहीं है ना। ये पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट। मतलब कौन सा वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इससे ये यहाँ पहुंचा मान लो, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया हमने ये, तो यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो जा रहा है ना ये वाला, तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना ये दरअसल ये डी पॉइंट है, सी पॉइंट तो यहाँ कहीं है। अभी समझ में आया। तो रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, क्योंकि नया वेव फ्रंट हमारा ये ग्रीन वाला बन गया। अब ये कौन सा, डी और बी जो है नया न्यू वेव फ्रंट बन गया है। ये लॉजिक समझ में आ रहा हाँ सर। है ना। तो पहले ये वाला बना लो, पहले इधर इस पर आ जाओ, ये बना लो पहले। यानी जो टेंजेंट मैं यहाँ ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, तो ये हमारा ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से यानी डी पॉइंट का मतलब इस पे भी यहाँ देख लो आप, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अलग पॉइंट है। तो यहाँ देखो ये नॉर्मल है, और ये जो इंसिडेंट हो रही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल क्या होगा हमारे पास में आर, हमें प्रूव करना है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। ये हमारा एम है ना। लिख लो पहले इसको। दरअसल ये बी पॉइंट यहाँ है, तो सर इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक वेव फ्रंट में जो पॉइंट है वो अब अलग से फिर उसकी तरह एक्ट करता है। हाँ क्या क्या क्या। तो मतलब ऐसा है कैसे, जैसे डी पॉइंट एक वेव फ्रंट का पॉइंट है, उसमें से वो पार्टिकल फिर से सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है, ऐसा। हाँ यहाँ ये जितने भी पॉइंट्स है ना इसके, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, तो ये भी करेगा। तो अब इसकी वजह से वेव फ्रंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, बी की वजह से वेव फ्रंट, हाँ सर। है ना। तो यहाँ से जब जाएगा तो इसको भी तभी तो कनेक्ट करेंगे भाई। ये जो आके गया है वो तो उसकी वजह से तो अभी भी ऐसे जाएगा। देखो ये वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है इसका, तो क्योंकि तो नया सोर्स है ना। लेकिन जब नया नया वेव फ्रंट बन जाएगा, उसका नया सोर्स बनेंगे अब, वो उसकी वजह से फिर ये ऐसे ट्रेवल करेगा, क्योंकि आगे जब जाएगा तो फिर से इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना आप। देखो ये टेंजेंट ड्रॉ करते जाओगे ना ऐसे, तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी ना इस केस में भी, तो हाँ वापस से सर। दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल रे हो जाएगी दोनों, ठीक है। तो नया वेव फ्रंट बन गया। अब ये वापस नए सोर्स की तरह काम करेंगे, सारे वेव फ्रंट, सारे सारे जो सेकेंडरी सोर्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, सेकेंडरी वेव्स यहाँ से जनरेट होगी, तो इनसे वेवलेट्स जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। हाँ सर।
लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। लिख लिया ना सबने? नहीं सर। हाँ सर। ये जो लाइट रे आई यहाँ, क्या हो गया? ये जो लाइट रे आ रही थी यहाँ, तो ये हमारे पास में लाइट रे थी ये, ठीक है। तो ये तो इस पर जाके ये डी गिरा है, और यहाँ जो था ये दरअसल ये ऐसा कुछ था। ये सी पॉइंट है और ये हमारे पास में डी है, यानी ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना। तो आप यहाँ देखो कि ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये इसको मिला है, ये परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल है हमारे पास में, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ना, ये आई है ना। तो ये एंगल क्या हमारे पास में, सॉरी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं 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 नहीं, देखो लाइट रे जा रही, तो हाँ ये वाला एंगल लेंगे ना, ये वाला, इसके साथ में जो एडी के साथ में जो एंगल बना रहा है वो हमारा आर होगा ना। ये बात समझ मारी सबको? हाँ। मैं इसको फिगर एक बार और बनाता हूँ यार, क्योंकि सब इसमें गड़बड़ हो रहा है। ये परपेंडिकुलर है
तो ये सी है हमारे पास में, ये बी है और ये ए है। और जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, क्योंकि ये हमारे पास में नॉर्मल है, तो ये जो एंगल है ना, ये दरअसल आई है, और यहाँ से जो रे जा रही है दरअसल, है ना, इस पर हमने ये परपेंडिकुलर गिराया। तो दरअसल ये डी में यहाँ ले रहा हूँ, उसको मैंने वहाँ बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये सी यहाँ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, ये इस केस में ये दरअसल आर है। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखो, अगर वो आर है तो यहाँ से देखो ध्यान से, सी बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सी बी है दरअसल वी इंटू टी ना, और ए डी क्या हो जाएगा, वो भी वी इंटू टी है ना, क्योंकि जब इसका ये पॉइंट यहाँ था तो इसका पॉइंट यहाँ था ना। तो जब ये सी टू बी गया तो ये वाला कहाँ गया, ए टू डी गया ना, ये दोनों की डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल होगी। अब अगर ये आर है तो यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ, ये 90 माइनस आर होगा, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ, यानी ये एंगल आर होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर ये आई है तो आप यहाँ देखो कि ये एंगल कितना होगा, क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो 90 माइनस आई होगा, तो फिर ये एंगल कितना होगा यहाँ, ये आर होगा ना, है ना। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सी बी डिवाइडेड बाई ए बी, इसको क्या लिखोगे आप, साइन आई लिखोगे ना। एक मिनट, इसका क्योंकि ये एंगल कितना है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना हो गया, दरअसल ये आई होगा ना, ये वाला एंगल, ठीक है। तो सी बी डिवाइडेड बाई ए बी। उसी तरह ट्राइंगल, ट्राइंगल होगा हमारे पास में ये वाला ले लेते हैं, मतलब ए अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया था क्या वो, हाँ नहीं नहीं सर। सर। नहीं लिखा था, बड़ी दिक्कत है यार यहाँ तो नेटवर्क की। फिर से बनाता हूँ। वॉइस नहीं आ रही मेरी, आ रही है सर। सर अभी आ रही आ है। रही है। ये सी है, ये ए और ये बी है।
ये 90 डिग्री है, दरअसल ये डी है और ये सी है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये आई है ना, और ये आर है हमारे पास में, ठीक। और ये जो एंगल निकल के आया हमारे पास में ये आई है, और ये जो एंगल यहाँ निकल के आ रहा है ये वाला पूरा एंगल ये आर है ना। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ए सी इक्वल टू है वी इंटू टी, और सॉरी ए सी नहीं ए डी इक्वल टू है वी इंटू टी, और सी बी इक्वल टू भी वी इंटू टी, क्योंकि सेम टाइम में बात करते हैं हम लोग। और अब मैं यहाँ ले रहा हूँ जैसे ट्राइंगल ले रहे हैं सी ए बी, यानी सी बी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू साइन आई। फिर ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ हो जाएगा ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू साइन आर। इसको डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा सी बी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। आपको पता है, देखो दोनों इक्वल है, तो वी टी बाई वी टी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो देयर फॉर साइन आई इक्वल टू साइन आर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें लिख लीजिए। लिख लिया? सर एक मिनट, लिख लिया। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है explanation of refraction
by using against principal. तो ये इंटरफेस है, ये मान लेते हैं ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। इसका रेफरेंस इंडेक्स NR है, इसका रेफरेंस इंडेक्स ND है। तो लाइट रेस ऐसे आ रही है पैरेलल, जिसका मतलब इसके जो वेव फ्रंट्स हैं वो पैरेलल वेव प्लेन्स हैं। तो यहाँ से इस वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये A, ये B और ये C है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ क्या होगा कि ये एक पॉइंट सोर्स हो गया, ये एक पॉइंट सोर्स हो गया, ये एक पॉइंट सोर्स हो गया, ये एक पॉइंट सोर्स हो गया। इसकी वजह से ये वेवलेट यहाँ आया, इसकी वजह से वेवलेट क्या होगा, स्लोली चलेगा ना, तो उसकी स्पीड क्या होगी, V1 होगी ना, मतलब स्मॉल कम होगी ना, मतलब इसके रेरे मीडियम के कंपेरिजन में। तो जब ये वेवलेट इसका यहाँ पहुंचेगा तब तक इसका वेवलेट यहीं कहीं पहुंचेगा। जब ये वेवलेट यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वजह से वेवलेट यहाँ कहीं पहुंचेगा, और जब इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचेगा तब तक इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचेगा। ठीक, और आप यहाँ देखो, जब इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचा तो ये जो नेक्स्ट वाला है यहाँ से ये जो आएगा, इसका भी वेवलेट यहाँ पहुंचेगा, इसका भी यहाँ पहुंचेगा, इसका भी यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि तब तक इसका यहाँ पहुंच चुका होगा वेवलेट। तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा कि जब C की वजह C से B पहुंचेगा इसका वेवलेट, तब तक ये कहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ ही पहुंचा है, यहाँ तक। इसका मतलब बाकी वेवलेट्स भी तो यहाँ होंगे ना। ऐसा करते हैं, पहले इस पर टेंजेंट ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो रे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी बाकी वेवलेट्स क्या हो रहे होंगे, यहाँ पहुंचे होंगे ना ऐसे। तो ये नया वेवलेट आ गया, तो आप देखो अपने आप बेंड हो गई ना लाइट रे, क्योंकि ये तो नॉर्मल है और लाइट रे इधर जा रही है, तो देखो नॉर्मल के पास अपने आप आ गई है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो इसका इसने कहा कि ये एंगल R है और ये एंगल I है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ ले रहे हैं ये D पॉइंट है कि, तो जितने टाइम में यहाँ से यहाँ चला, कितनी डिस्टेंस चला है, V1 इंटू टी, मान लो इसमें स्पीड V1 है, तो A टू D कितना चला है, यानी C टू B है हमारे पास में V1 T, तो A टू D कितना चला, V2 इंटू टी, क्योंकि टाइम सेम होना चाहिए, सेम टाइम की बात करते हैं हम लोग। ठीक, अब अगर ये R है तो सीधी सी बात है कि ये जो एंगल है यहाँ, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल R होगा ना। यानी मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, तो यहाँ से पहले देखते हैं, इसको बनाओ पहले यार, फिर मैं ऐसे बताएं। ये बड़ा एंगल बनाओ है, तब शायद समझ में आए। ये समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ये A, ये D है, क्योंकि ये A, ये 90 डिग्री है क्योंकि रे ऐसे जा रही है ना। तो ये वाला एंगल क्या मिलेगा अपने को, क्योंकि ये वाला एंगल हमने R लिया, तो ये एंगल R मिलेगा ना। ये B पॉइंट है, ये पॉइंट A है। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो यहाँ, ये अगर I है तो ये एंगल कितना मिलेगा, 90 माइनस I ना, तो फिर ये एंगल कितना मिलेगा अपने को, I ना। तो यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं, एक तो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल CAB, तो मैं लिखूंगा CB डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I ना। और CB क्या है, CB है V1T डिवाइडेड बाई AB। उसी तरह ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ABD, यानी AD डिवाइडेड बाई AB, इसको क्या लेंगे, साइन R, और AD क्या है यहाँ, तो V2T डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू साइन R। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, लिख लो इसको पहले।
लिख लिया क्या? नहीं सर। 2 मिनट। अडकून अडकून येतंय. काय? लिख लिया ना? हाँ सर। अब यहाँ देखो डिवाइड करते हैं इसको। तो 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो आप देख रहे हो क्या मिलेगा? v1t बाई v2t इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और आपको ये मालूम है कि सिंस n इक्वल टू क्या होता है? c बाई b ना, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग। तो v1 क्योंकि t से तो t कैंसिल आउट होगा, तो v1 को क्या लिखेंगे? c बाई एन आर, c बाई एन डी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो आप देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो ये आ जा रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास में एन डी बाई एन आर इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो आप देखो क्या गए, एन आर साइन आई इक्वल टू एन डी साइन आर। यही तो स्नेल्स लॉ था। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसने इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब कुछ वेव फ्रंट्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं वेव, सिर्फ वेव फ्रंट बनाने के लिए। वो लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब जैसे मान लो एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, तो यहाँ लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, यानी इसके जितने भी वेव फ्रंट्स हैं सबके सब क्या होंगे? पैरेलल होंगे। हमें बताना है इसमें यह है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के वेव फ्रंट्स क्या क्या होंगे।
है ना, मतलब किस तरह के होंगे। तो फाइंड दी वेव फ्रंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बना के दिखाता हूँ, देखो आपको मैं। ये आप देखो कि ये सिमेट्रिकली है, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब 1 और 5 एक पोजीशन पर है, मतलब वर्टिकल पोजीशन की ये है, और 2 और 4 एक पर है यहाँ ये। तो आप देखो इसका मतलब चार इस जगह तो देखा जाए तो पांचों की पांचों रे के जो पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन पर है ना। लेकिन जब ये वाला पॉइंट जो है, कौन सा वाला, ये, इसकी वजह से वेवलेट जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेवलेट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा ना, क्योंकि इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचा। तो इसकी वजह से वेवलेट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। इसकी वजह से वेवलेट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। तब तक इसका वेवलेट यहाँ पहुंचा। जब इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचेगा तब तक ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका वजह से वेवलेट क्या होगा, ऐसे लौट के आएगा, तब तक इसका वेवलेट यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ भी इसका लौट के आएगा यहाँ, उसी तरह इसका तो और आगे पहुंच जाएगा, है ना। तो जब ये यहाँ पहुंच के वापस रिफ्लेक्ट होगा तब तक इसकी वजह से यहाँ पहुंचेगा, तब तक ये और आगे पहुंच चुका होगा, ये और आगे पहुंच चुका होगा, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगा। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, वो ये वाला पॉइंट, ये वाला वेव फ्रंट है, मतलब वेवलेट है। ये इसका वेवलेट ये है, इसका वेवलेट ये है, इसका वेवलेट ये है, और इसका वेवलेट ये है। इन सबको कनेक्ट करोगे ना आप, तो इन सबको जब कनेक्ट करोगे तो कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। देखो, है कि नहीं, ऐसा वेव फ्रंट मिलेगा। इसका मतलब रे इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब रे ऐसे जारी होगी यहाँ से। तभी तो इन्फिनिटी से जब रेज आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ जाके फोकस हो जाती है, फोकस पर हो जाती है ना। इसके सारे के सारे वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, क्योंकि एक तरह से पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। आया लॉजिक समझ में, कैसे एक्सप्लेनेशन देना है। तो यानी रिफ्लेक्शन के बाद में जो यहाँ वेव फ्रंट्स होंगे सब क्या होंगे, क्योंकि एक तरह से क्या हो गया, पॉइंट सोर्स यहाँ हो गया, तो ये एक तरह से ये सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट से बनेंगे। यहाँ कैसे होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। भाई ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, लिख लो इसको, बना लो।
ये क्लियर है? दरअसल ये पूरा स्फेरिकल, अब देखो मैनुअली बना रहा हूँ इसलिए नहीं बन पा रहा है, स्फेरिकल ही होगा, ठीक है ना। हो गया? क्लियर है क्या? नहीं सर। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे मान लो कॉनकेव है, अब उसी तरह कॉन्वेक्स से मान लो। यहाँ भी देखो आप, ये पूरा एक वेव फ्रंट है, तो सबके सब सेम फेज में है, लेकिन जब इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचेगा तब तक इसकी वजह से वेवलेट यहाँ पहुंचेगा, और इसकी वजह से यहाँ तो पहुंचा, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, उसी तरह इसका भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और इसका वेवलेट जब यहाँ पहुंचा तो, है ना, और जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तब तक इसकी वजह से वेवलेट क्या होगा, यहाँ थोड़ा आगे और चला जाएगा, इसका और आगे चला जाएगा, इसका यहाँ चला जाएगा, इसका थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये जाएगा यहाँ तक, है ना। इस सबको कनेक्ट करो तो इसका वजह से कैसे मिलेगा, होना ही था। तो लाइट रेज क्या करेगी, ऐसे तो जाएगी फिर इसमें, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इन सबको पीछे बढ़ाएंगे। तो इसमें वेवफ्रंट्स कैसे होंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट होंगे, इसका सोर्स एक तरह से कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो इसमें भी कैसे होंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स होंगे। बना लीजिए आप लोग।
हम्म, लिख लिया क्या? सारे सो गए? हाँ सर, हाँ सर। मुझे लगा सो गए। जाग जाओ यार। हाँ? मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, याद है? कि अगर बर्बादी होना है तो क्लास करके बर्बाद हो जाओ। भाई वैसे ही बर्बाद होना है। तो जो क्लास नहीं कर रहे हैं तो वैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो क्लास करके ही बर्बाद हो जाओ, यही याद रखो आप तो। ठीक है कि सर हमें पढ़ा रहे हैं बर्बाद करने के लिए, तो वही मान के चलो आप तो। अब ये जो से मैं बना रहा हूँ तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, आपके जो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, कि अगर जैसे मालूम है कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ तो उसकी वजह से रेस कैसे जा रही है, उससे चलो। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस, और रेज मान लो पैरेलल आ रही है, तो हमें मालूम है कि अगर रेस पैरेलल आ रही है, ये सब के सब कहाँ फोकस हो जाएगी? फोकस पे जाके। तो रेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? मतलब रेस किसके परपेंडिकुलर होती है? वेव फ्रंट के। इसका मतलब यहाँ जो वेव फ्रंट थे ये तो पैरेलल प्लेन थे, रिफ्रैक्शन के बाद में सब क्या हो गया? अब यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो जो भी आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट सीखा, पहले उससे रेस बना लो कहाँ जा जाके मिल रही है, और उसके परपेंडिकुलर, मतलब रेस के परपेंडिकुलर, यानी मेरे कहने का मतलब ऐसा वेव फ्रंट जो रेस को अपने को लगे कि सरफेस के परपेंडिकुलर है रेस। तो इसका मतलब इस केस में भी क्या हो जाएगा? इस केस में क्या है? ये पैरेलल प्लेन्स हैं, और ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिक, जिनका सेंटर ये है। इनका सेंटर कहाँ है? यहाँ है, जो कि जो इमेज मिल रही है अपने को। ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर। ठीक है, लिख लो इसको। तो ये हो गया हाइगेंस प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे, पहले मैं पोलराइजेशन पढ़ा देता हूँ आपको, फिर जाएंगे इंटरफेरेंस पे, फिर जाएंगे डिफ्रैक्शन पर। तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं। बना लिया? हाँ सर।
पोलराइजेशन जो फिनोमिना है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट वेव में या वेव ऑन स्ट्रिंग में पॉसिबल है, लेकिन साउंड में पोलराइजेशन नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों? तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लो एक स्ट्रिंग है और उसमें हमने वेव प्रोड्यूस किया हुआ है। तो मान लो ये स्ट्रिंग है और ये लॉन्ग है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। और इसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। इसको हम लोग प्लेन वेव भी बोलते हैं। और ये जो स्ट्रिंग में वेव होती है ये प्लेन पोलराइज्ड वेव भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक ही प्लेन में हैं। ओके, तो अगर मान लो मैं यहाँ एक ऑब्स्टेकल रखता हूं इसके सामने, ऑब्स्टेकल कैसा है, लेकिन ऑब्स्टेकल मैंने ऐसा रखा, तो आप देखोगे कि यहां से ये जो वेव आ रही है ना, ये तो ये वेव चलती जाएगी, मालूम है। और ये स्ट्रिंग में जो पार्टिकल्स है ऑसिलेट करते रहेंगे। ठीक है, इसको बना लो पहले। और ये जो मैंने जो वर्टिकल स्ट्रिप जो यहाँ बनाए, मतलब किसको क्या बोलेंगे, स्लिट, ये क्या है, स्लिट है ना। ये वर्टिकल मैंने बनाया, इसको ट्रांसमिशन एक्स, इसको हम लोग ट्रांसमिशन एक्सिस भी बोलेंगे। तो आप देखोगे कि वेव ऐसे ही चलती जाएगी, इसमें कोई इसको फील ही नहीं होगा कि कोई ऑब्स्टेकल है। उसका रीजन है क्योंकि ये प्लेन वेव है, इसके जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो वर्टिकल प्लेन में हो रहे हैं। लिख लिया है? हाँ सर। Yes, sir. अब यहाँ देखो, अगर मान लो मैंने ये जो ऑब्स्टेकल है मैंने ऐसे रखा, तो आप देखोगे कि इधर से जो वेव आ रहा है ये एकदम इधर स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो गया है, स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस थे वो वर्टिकल प्लेन में हैं, तो ये जो स्लिट है उसको पास ही नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया है, यानी इन सबको रोक देगा वो। अब ये रुका क्यों? उसका मेन रीजन है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, सॉरी प्लेन पोलराइज्ड वेव है। स्ट्रिंग जो वेव होती है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है, एक प्लेन में है। ठीक,
मेरे ख्याल से इससे कुछ आइडिया आपको आया होगा। तो यहाँ पोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड, क्योंकि ये तो पोलराइज्ड थी, अब इसकी जगह मैं लूंगा लाइट, तो लाइट का ही पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग वेव, जिस तरह से स्ट्रिंग वेव का पोलराइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हमने ट्रांसमिशन एक्सिस को उसके प्लेन और पोलराइजेशन के परपेंडिकुलर रखते हैं तो वो स्टॉप हो जाते हैं उसके वाइब्रेशंस, क्योंकि स्ट्रिंग वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। उसी तरह से लाइट वेव भी ट्रांसवर्स वेव है। तो ये एक्सप्लेन करता है पोलराइजेशन कि जो लाइट वेव है दरअसल वो ट्रांसवर्स वेव है, यानी उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके वेव मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसके वाइब्रेशंस हैं? क्योंकि मीडियम पार्टिकल के तो होते नहीं है, ईथर मीडियम है ही नहीं, तो वहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैसे भी मैग्नीट्यूड जो होता है काफी स्मॉल होता है, इसलिए मेनली बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब ये होगा कि जब लाइट के वाइब्रेशंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को हम लोग किसी एक प्लेन में कन्फाइन कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इस फिनोमेना को पोलराइजेशन ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, लिखो इसको पहले, इस वाले नीचे वाले फिगर को बना लो। तो इस पोलराइजेशन वाले फिनोमेना से पता चलता है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव में नहीं होता ऐसा। आप देखो साउंड वेव में क्या होता है कि अगर मान लो कोई बाहर वाले रूम में बैठा है, कोई अंदर वाले रूम में बैठा है, वो बातें भी कर रहे होते हैं, तभी हमें बात सुनाई दे देती है। क्यों? क्योंकि उसका पोलराइजेशन नहीं होता। लेकिन लाइट एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाती है, लेकिन साउंड चली जाती है। क्यों? क्योंकि साउंड में जब ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर, तो उसमें मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं साउंड की वेव की डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए उसका पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए इसका पोलराइजेशन किया जा सकता है। ठीक, तो पोलराइजेशन करने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो वेव कैसी हो, ट्रांसवर्स वेव हो। अगर ट्रांसवर्स वेव नहीं है तो पोलराइजेशन नहीं है। ठीक, चलिए लिखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट, पहले फिनोमेना के बारे में लिख देता हूं, है ना। अब पोलराइजेशन होगा किससे? तो देखो इन्होंने कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जैसे निकोल प्रिज्म है, या जैसे पोलराइड है। हमारे हम जो गॉगल्स पहनते हैं उसमें भी क्या होते हैं, बोलते हैं कि पोलराइड होते हैं। पोलराइड होने का मतलब है कि वो एक तरह से इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कम कर। अच्छा, इसमें भी देखेंगे इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी लाइट की, तो वो वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पास होने देते हैं। बाकी वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, हम जो गॉगल्स पहनते हैं वो स्टॉप कर देते हैं, तो उससे इंटेंसिटी भी क्या होती है, लाइट की कम हो जाती है। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है दरअसल, इन दिस फिनोमिना vibrations of unpolarized light यानी vibrations of electric field of unpolarized light confined in a plane। ठीक है, in this phenomena vibrations of electric field of unpolarized light confined in a plane, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, एंड plane is called
plane of vibration, plane of vibrations. ठीक है, तो अब बात समझते हैं कि अनपोलराइज लाइट कैसे हो रही है। होता क्या एक्चुअली, जो भी सोर्स आप लेते हो लाइट सोर्स, उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। जब उसको हम लोग हीट अप करते हैं एक तरह से, तो उसमें जो मॉलिक्यूल, जो एटम है, वो क्या करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। ऑसिलेट करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो एक तरह से क्या करता है, रिटार्ड करता है, एक्सोलेट करता है, रिटार्ड करता है, एक्सोलेट करता है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और वो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, रैंडमली ऑसिलेट करते हैं, इसलिए वहां से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, अनपोलराइज्ड होती है। यानी अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब ये है कि कोई भी एटम अगर आप लेते हो तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होंगे वो हर डायरेक्शन में होते हैं ऐसे। तो यहाँ से ये जो लाइट यहाँ से जाएगी उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस इस तरह से होते हैं। और ये डॉट मतलब इसके परपेंडिकुलर लिए मैंने, और लाइट वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट। इसको क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। देख लीजिए इसको, लिख लिया। Yes, sir. एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, सिंस लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव इज ट्रांसवर्स नेचर, ऐसे लिख देते हैं, इज since light wave is transverse wave, that's why it gets polarized। क्योंकि साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है। अब कैसे पोलराइजेशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये लिख लो पहले। तो जब भी इस तरह का कोई सिंबल आपको दिया जाएगा, इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। ये डॉट दिखनी चाहिए आपको इस तरह से, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, वेव प्रोपेगेशन। लिख लिया ना। मान लो ये हमारे पास में लाइट सोर्स है, जो हर डायरेक्शन में लाइट इसकी वजह से प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से जो लाइट वेव जा रही है वो क्या होगी, अनपोलराइज्ड होगी। लेकिन जब हम लोग यहाँ अगर पोलरॉइड रखते हैं और इस पोलरॉइड की ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो आप देखोगे कि ये लाइट
इसके वाइब्रेशंस, केवल ये वाले जो वाइब्रेशंस है ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशंस है उन्हीं को क्या करेगा, ये पास करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पास करेगा। तो एक चीज और देखिए कि अगर इसकी इंटेंसिटी इधर आई नॉट है तो ये पोलराइजर है, तो पास होने के बाद में इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है। कैसे हो जाती है आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेकिन अनपोलराइज लाइट जब कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। और ये प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है उसका सिंबल ये है। तो एक जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, पोलराइजर लिया हमने जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशंस है उन्हीं को पास होने देगा, तो यानी पूरी तरह से लाइट क्या होगी, इस प्लेन में आ जाएगी। और इसी प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। यानी एक प्लेन में वाइब्रेशंस को कन्फाइन कर दिया हम लोगों ने, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब लाइट को पोलराइज करने के और भी तरीके हैं, जैसे स्कैटरिंग के थ्रू किया जाता है ना, रिफ्लेक्शन के थ्रू भी होता है, और भी हैं। हम लोग मेनली इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। एक तो रिफ्लेक्शन और एक स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन के थ्रू भी होता है ना, वो भी बताता हूँ रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे होगा। लिख लिया है? हाँ सर। पहले स्कैटरिंग के थ्रू देख लेते हैं कि स्कैटरिंग के थ्रू कैसा हो रहा है। There are some methods to obtain plane polarized light. सबसे पहले ले रहा हूं मैं यहाँ बाय स्कैटरिंग। तो इसमें ऐसा होता है कि मान लो जैसे कि ये कोई कंटेनर है और इसमें ये गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, तो यहाँ से अनपोलराइज लाइट पास की जाती है। तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है ना, और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, और इसके जो परपेंडिकुलर है एक्स और वाई के, वो दरअसल जेड एक्सिस होगा। तो ये देखा गया कि जब इस कंटेनर से जब अनपोलराइज लाइट पास की गई और इसके रे की डायरेक्शन में, क्योंकि रे की डायरेक्शन यानी लाइट है, इसकी जो लाइट आ रही है वो इसकी डायरेक्शन ये है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो देखा गया कि जब जेड एक्सिस के अलोंग गए यानी इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ देखा गया कि ये वाइब्रेशंस मिले अपने को। कौन से? ये जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वाइब्रेट कर रहा था, अलोंग दी वाई एक्सिस, यानी एक तरह से ये पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, प्लेन पोलराइज। यानी इसका प्लेन क्या था, वाई जेड एक्सिस, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था। तो ये
प्लेन पोलराइज लाइट है। तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उसका रीजन ये था कि जो मॉलिक्यूल है, उन्होंने पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूल दरअसल उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो वह इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं कि केवल XY प्लेन में जो उसके वाइब्रेशंस हैं उन्हीं को पास होने दे रहे हैं, बाकी को क्या कर दे रहे हैं, एक तरह से स्टॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ जब गए तो यहाँ कौन सा वाला, ये अलोंग द, इसमें भी YZ प्लेन के अलोंग ही था, लेकिन इन वाइब्रेशंस को, यानी इस प्लेन में, यानी YZ प्लेन में ये भी क्या थी, पूरी तरह से प्लेन पोलराइज थी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये इस केस में इधर था वाइब्रेशंस, अलोंग द Z एक्सिस था वाइब्रेशंस, इसमें अलोंग द Y एक्सिस वाइब्रेशंस है। जब हम लोग अलोंग द Z एक्सिस के बारे में बात किया, और अलोंग द Y एक्सिस जब गए तो वाइब्रेशंस किधर थे, अलोंग द Z एक्सिस थे। तो ये भी प्लेन पोलराइज लाइट थी। तो लिख लीजिए, लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है बाई रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो ये वाटर मीडियम है, ये कोई और भी मीडियम हो सकता है ना। और या ऐसा करते हैं, बेस्ट पार्ट ये है कि इसको मैं रेयर मीडियम ले लेता हूँ और ये डेंसर मीडियम मान लो, है ना, या कोई भी मीडियम ले सकते हो आप, कोई वो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ये N1 और ये N2 है मान लो, है ना, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये नॉर्मल है और ये अनपोलराइज लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है। तो ये देखा गया कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और जो यहाँ से जो ट्रांसमिट हुई होगी, है ना, या जो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी या ट्रांसमिट होकर जाएगी, ये अगर डेंसर मीडियम लूंगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेयर से डेंसर भी हो सकता है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्रेक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये जो लाइट होगी ना, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये पूरी तरह से प्लेन पोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। और ये वाली क्या इधर जो आ रही है, ये अनपोलराइज्ड है।
तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा हो उसका क्या हो रहा है फिर, ये भी होगी, लेकिन इसको हम बोलेंगे पार्शली। अब पार्शली का सिंबल क्या है, ये मैं आपको इसको बताता हूँ। पार्शली का सिंबल ये है, यानी यहाँ डॉट नहीं होगा बीच वाले में। तो ये होगी पार्शली प्लेन पोलराइज्ड, और ये कंप्लीटली होगी जिसके वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो प्लेन हम बता रहे हैं जिसमें ये लाइट रेज है, ये तीनों जो लाइट रेज हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये पूरी तरह से कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो होता क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल मान लो थीटा है, जिस एंगल पर हो रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ये एंगल क्या होगा यहाँ, ये मान लेते हैं आर होगा। दरअसल इस थीटा एंगल को हम बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल। तो क्या है ये वैल्यू, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ वैसे पहली बात तो ये कि थीटा प्लस आर कितना है, 90 डिग्री है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n1 साइन थीटा इक्वल टू n2 साइन आर, ये हो जाएगा n1 साइन थीटा इक्वल टू n2 साइन, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो ये cos थीटा हो गया, यानी हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू होगा n2 बाई n1, है ना, n2 बाई n1। आगे बात समझ में। तो n2 बाई अगर n1 है तो यहाँ जो थीटा है इसको बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल, या पोलराइजिंग एंगल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग। और tan थीटा इक्वल टू n2 बाई n1 इसको बोलते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। ये कंडीशन अगर होती है तभी रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो पूरी तरह से क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। यानी एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ब्रिस्टर एंगल के इक्वल हो जाए, है ना, या पोलराइजिंग एंगल इसको बोलेंगे, तो उस केस में अपने को जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। लिख लीजिए। और आपको पता ही है कि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन साइमल्टेनियसली होता है, लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो फिर वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब भी रिफ्लेक्शन होता है तब लाइट का हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। मैं इस पार्ट को कंप्लीट ही करा देता हूँ, तो एक और है इसमें मानलस लॉ, वो भी करवा देता हूँ आपको, है ना। ये पार्ट तो हो गया है, एक छोटा सा पार्ट है। आज वैसे भी क्लास में गड़बड़ी हुआ है, कोई ढंग से तो क्लास हुई नहीं आज। तो 5-6 मिनट और लेने वाला हूँ मैं आप लोगों का। ठीक है सर। पोलराइजेशन से क्वेश्चन मेंस में हर साल आते हैं, मैं 2 साल से तो देख रहा हूँ, है ना, जब से ये एनटीए बना है तब से तो आ ही रहे हैं।
तो मेंस में क्वेश्चन आना है, एडवांस में ये कोर्स में है नहीं, तो बात ही नहीं पूछू, कभी पूछेगा ही नहीं आपसे कोई क्या होता है सब। लेकिन बोर्ड में भी मेरे ख्याल से है आपके, पता नहीं इन्होंने हटाया कि नहीं हटाया नहीं मालूम, लेकिन पूछेगा तो सही क्वेश्चन, मतलब मेंस में तो आएगा। बनाएंगे कहाँ से क्वेश्चन, इनके पास है कहाँ क्वेश्चन, कोर्स तो इन्होंने वैसे आधा अधूरा कर दिया। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बनाएंगे कैसे क्वेश्चन। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनता कहाँ है, फिजिक्स में तो नहीं बनता है। लिख लिया सबने? हाँ सर। तो नेक्स्ट है मालस लो। कैसे लगाना है इसको वहां से समझते हैं। ये मान लो अनपोलराइज लाइट है, तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होंगे। ये अनपोलराइज लाइट इधर जा रही है, टाइम होते मतलब भागना है, मतलब मिर्ची लगी रहती, भागें कैसे। सुधर जाओ बेटा, बाकी लोग तो पहले वाले भी ऐसे बर्बाद हुए। आप जो जो क्लास छोड़ छोड़ के भागते थे, क्लास में नहीं आना, ना कुछ नहीं हुआ है, लटके पड़े हैं ऐसे इधर उधर। तो ये हमने मान लो यहाँ ये पोलराइजर हमने यहाँ लगा रखा है। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट डैश मान लो इधर, है ना, और इसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं। तो ये अनपोलराइज लाइट को जब पोलराइजर से पास कराया, यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इन्हीं वाइब्रेशंस को पास होने देगा। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, तो इसकी इंटेंसिटी हो गई आई नॉट डैश बाई 2, और इसको मैं आई नॉट ले लेता हूँ। तो ये पोलराइजर है, ये अनपोलराइज लाइट है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे एक तो मालस लॉ से एक ब्रिस्टल लॉ से आते रहते हैं। जो भी न्यूमेरिकल आएगा इन दोनों से आएगा, दो ही फॉर्मूले हैं क्योंकि। तो अगर मान लो हमने यहाँ एक एनालाइजर रखा है, लेकिन इसके जो वाइब्रेशंस हैं इसके मतलब सॉरी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है इसका इस तरह से है मान लो। लेकिन इसके जो वाइब्रेशंस वो तो इस तरह से है ना। तो यहाँ होगा क्या, मैं इसको इधर से देख रहा हूँ मान लो, तो मुझे ये एनालाइजर ऐसा नजर आएगा। तो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से है। तो आप देख रहे हो कि इसके यहाँ जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो तो ऐसे हो रहे हैं ना, इस प्लेन में। तो इनका जो एम्पलीट्यूड है मैंने मान लिया कि ए है, और हमें मालूम है कि हमने ये पढ़ा है वेव वेव ऑन स्ट्रिंग में आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा। इंटेंसिटी आई नॉट क्या इंटेंसिटी है ना, तो ये होगा। तो अब आप देखो
इन वाइब्रेशंस और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में अगर एंगल में यहाँ थीटा मान लेता हूँ, तो इस ए का आप देखो कि ये जो कंपोनेंट होगा उन्हीं को तो पास होने देगा ये, बाकी ये जो कंपोनेंट उनको तो स्टॉप कर ही देगा। इसका मतलब इंटेंसिटी है कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, आई के मतलब आई नॉट के ए स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ भी तो आप क्या लिख सकते हो, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को ही हम बोलते हैं मालस लॉ। तो मालस लॉ का पॉइंट समझ में आ रहा है, कब अप्लाई कर रहा है, देखो जब लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो गई है ना, तब हमने इसको अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ जो इंटेंसिटी उसी की करस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ मैं यहाँ, है ना। तो ये क्या हमारे पास में प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये इसके पहले क्या था, इधर वाली जो जो लाइट थी वो अनपोलराइज्ड है, पोलराइजेशन से पास होने के बाद में प्लेन पोलराइज्ड हो गई है। तो ये हो गया हमारे पास में मालस लॉ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आई नॉट डैश है वो आई नॉट डैश बाई टू केस हो गया, मालस लॉ को अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो मैं आपको लिखो, क्योंकि मालस लॉ तो ये कहता ना कि एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या होगा, अनपोलराइज्ड लाइट में तो वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होते हैं। तो देखो मैं कैसे करूँगा, लेकिन इसको लिखो बताता हूँ। तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारे पास में, मालस लॉ है, जहाँ आई नॉट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी है। इसका मतलब है कि जो लाइट यहाँ आएगी उसके वाइब्रेशंस ये होंगे, जो कि क्या होंगे, ए कॉस थीटा, है ना। उसी के करस्पॉन्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, और यहाँ ये जो एंगल है ये थीटा लिया है। यानी ये भी प्लेन पोलराइज लाइट ही है, लेकिन ये ध्यान रखना है। देख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? हाँ सर। सर अब यहाँ देखो हाँ सर। कि मान लो कि ये हमारे पास में पोलराइजर है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटेंसिटी हाफ कैसे हो जाती है। अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजर से पास होती है तो इंटेंसिटी हाफ कैसे हो रही है, देखो। इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे वो तो हर डायरेक्शन में होंगे ना, जो लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ।
लेकिन मानलस लॉ के लिए एक डायरेक्शन होना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन उसी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो हर डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है मान लो, तो ये सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ ए है, तो सबको क्या करेंगे, इसके अलोंग रिजोल्व कर लेंगे। इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो इंटेंसिटी की लाइट आ रही है उसका तो क्या है, आई के ए स्क्वायर है ना। ये मान लो आई इंटेंसिटी की लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई थी, मैं इसका फिगर ऐसा बना रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही होगी, अनपोलराइज लाइट, मतलब पीछे से, है ना। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, मैं सामने से देख रहा हूँ ऐसे। तो इसको रिजोल्व करो आप, तो आप क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी, आई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या आई डैश इक्वल टू के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ हम लोग ऑन एवरेज इंटेंसिटी निकालेंगे, तो कैसे करूंगा देखो, मैं आई डैश डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करूंगा, और यहाँ इसको डी थीटा और 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करूंगा, तो यहाँ मुझे आई एवरेज इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आई डैश की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या लिखूंगा, के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ तो जाएगा 2 पाई, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 से 2 पाई। तो हमें ये मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो के ए स्क्वायर बाई 2 पाई तो यहाँ रहेगा है, और इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है ये होता है थीटा माइनस, सॉरी थीटा बाई 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी ये प्लस हो जाता है 2 थीटा बाई 4, 0 से 2 पाई। आप यहाँ देखो, ये तो 0 हो जाएगा, 2 पाई रखो या 0 रखो, लेकिन ये कितना आ रहा है यहाँ, तो के ए स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये आ रहा है 2 पाई बाई 2, और आपको देखो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ, आई। तो हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी, जो ऑन एवरेज इंटेंसिटी यहाँ से पास होगी, वो आगे के स्क्वायर बाई 2 यानी आई बाई 2। तो जब भी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होगी, उसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। ये लॉजिक समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, तो ये लिख लो। तो आपका पोलराइजेशन वाला हो गया है, बचा डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन भी मेरे ख्याल से ज़्यादा 1 घंटा मैक्सिमम मान लो लगेगा उसमें, और इंटरफेरेंस में थोड़ा टाइम लगाऊंगा मैं, क्योंकि वो एडवांस का भी पार्ट है, मेंस का भी है, और बोर्ड का भी है। तो उसको हम लोग थोड़ा उसमें है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही है, इसी से क्वेश्चन आते रहते हैं मेंस में भी और बोर्ड में भी। बाकी आप स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ लेना है, और सीबीएसई वाले एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना है। चलिए फिर आज इतना ही।